हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में भाग 5 को पढ़ने वाले हैं। भाग 4 को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं भाग 5। ओके, भाग 5 में दिया गया सेंट्रल के बारे में दिया गया है और इसका जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक वर्णन मिलता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होता है, उसका पद क्या है, उसका पद कहाँ से लिया गया है, उसका निर्वाचन यानी कि उसका जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है, उसका नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग आज देखेंगे। ओके, ये सभी आप लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है, जबकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 को हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन से लिया गया है। औपचारिक मात्र यानी कि एक नाम मात्र से होता है राष्ट्रपति का पद। जैसे कि कोई भी कार्य कोई कर रहा है तो उस पर साइन करना है, उसका हस्ताक्षर करना है, मतलब मोहर लगाना है। वो आदेश को एक मतलब जारी कर देता है, यानी कि क्लियर करता है चीजों को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल जो है 53 जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, यानी कि जो कार्यपालिका जैसे कार्य जो करते हैं उसका जो औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ओके, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और इसी का जस्ट विपरीत विदेशों में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वास्तविक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री औपचारिक प्रधान होता है। ओके, आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि आर्टिकल 54 में दिया राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि हम लोग आप देखेंगे एकल संक्रमणीय क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे अनुपातिक पद्धति क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, निर्वाचन यानी कि जो राष्ट्रपति का जो नियुक्ति होता है एक निर्वाचन मंडल होता है, जिस मंडल में मतलब उस मंडल में क्या कौन कौन भाग लेता है, जैसे राज्य क्या होते हैं, जैसे लोकसभा लेते हैं, राज्यसभा होते हैं, विधान सभा के लोग भाग लेते हैं, उसके मंत्री लोग गण जो है भाग लेते हैं, उसमें वोटिंग होता है। सपोज जैसे ऐसे जान सकते हैं कि मान लीजिए 600 का वोट होता है। ठीक है, मान लीजिए 600, वैसे अधिक होता है लेकिन आप उदाहरण स्वरूप 600 वोट होता है। ठीक है, 600 में सभी मंत्री लोग अपना अपना वोट देते हैं। उसमें से अनुपातिक हम लोग इसमें देखेंगे अनुपातिक पद्धति क्या होता है। तो 6 से वोट हुआ, इसमें से क्या है ना कि 1/6 इसमें लाना पड़, सॉरी इसको रुकिए एक सेकंड। और अनुपातिक पद्धति में क्या होता है ना कि ABC, जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, 3 राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है 3 लोग मतलब खड़े हुए। ओके, चुनाव में अब 3 लोग कौन कौन खड़े हुए, ABC। ओके, अब अनुपातिक पद्धति में ये होता है कि जैसे कि 600 वोटिंग है। ठीक है, 600 लोग आया है। ठीक है, 600 अगर लोग आए हैं वहां पर, अगर मान लीजिए 500 लोग, 400 लोग, जो लोग जितने लोग भी आए हैं उन लोग क्या करेंगे, इन तीनों को वोटिंग करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। ठीक है, तीनों को वोटिंग करने का मतलब ये है कि आप सर्वप्रथम सबसे प्रिय किसको चुनते हैं, यानी कि हम मान लीजिए ए को हम चुनते हैं। ठीक है, हम अगर वोटिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई हम किसको चुनते हैं, सब 1 नंबर पर हम इसको चुनते हैं, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। ओके, अब दूसरे नंबर पर किसको चुनते हैं, मान लीजिए आप दूसरे नंबर पर सी को चुनते हैं, कि दूसरा नंबर पर जो सी को चुनते हैं, यानी सी जो है हमारे लिए मतलब क्या बोलते हैं, नजरिया में मतलब वो अच्छे हैं, वो हमारे लिए हैं, वो अच्छा करेंगे। इस प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर पर चुने, लेकिन हाँ तीसरे नंबर पर भी तीसरों को भी देना है। अगर आप इसको नहीं भी पसंद करते हैं फिर भी इसको क्या करना है, वोटिंग आपको करना है। तो मान लीजिए की बचे हैं तो तीसरे में ये आ जाएंगे, यानी तीसरे नंबर पर वोट इसको डालेंगे। वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आएंगे वहां पर डालने के लिए, तो वो भी मान लीजिए ए को क्या करेंगे, मान लीजिए वो भी ए को 1 नंबर पर चुने। ठीक है, आप क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, 2 नंबर पर चुन लिए, अब सी को 3 नंबर पर चुन लिए, इसी क्रम में मतलब चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको जो है इसका फिर वोटिंग होता है, तो इसका वोटिंग होता है कई चरण में होता है, यानी कि एक चरण में होता है, प्रथम चरण में हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे चरण भी होता है। इसमें कोई सिर्फ प्रथम चरण इसमें कर देंगे, प्रथम चरण कर देंगे और इसमें करेंगे जैसे गिनेंगे कि 1 नंबर पर कितने लोग आए, तो 1 नंबर पर चुनाव होगा, पहले 1 नंबर का चुनाव होगा 1 2, एक जो है ए जो व्यक्ति है कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, यानी ए 2 लाए हैं। आप फिर क्या है, बी देखेंगे तो बी 0 लाए हैं, आप सी देखेंगे तो ये भी 0 लाए हैं,
यानी कि इस प्रथम चरण में ही निर्धारित हो जाता है कि एक नंबर पर कौन वोटिंग ज्यादा लाए, कौन एक नंबर पर है। तो दूसरा चरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक नंबर पर कौन आया है, ए जीत गया, यानी कि ए जीत गया। अब इन लोग का जो वोट है क्या किया जाएगा, इन लोग का वोट जो है इनमें इनको बांट दिया जाएगा, यानी इन्हीं को दे दिया जाएगा। इनको जब दे देंगे तो इनका वोट क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा। लगेगा कि हम 500 वोट में जीते, लेकिन उन लोग का वोट हम ले लिए 1500 वोट हो गया, तो हमारा क्या हुआ, अधिक लगेगा कि हम 1500 वोटों से जीते हैं, ठीक है। और इसी क्रिया को क्या करते हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय कहते हैं, जिसको किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो राष्ट्रपति का जो वोट है, जो चुनाव है, जो जीत है, मतलब अधिक मतलब उत्साहित लगे और मतलब प्रतिभाशाली लगा, मतलब अच्छा लगे, इसके लिए एकल संक्रमणीय को लागू करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि कहा गया, यानी कि सदृश्य अलग है, जैसे कि डायरेक्ट ना जा करके, जैसे जनता हो गई, जनता क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जैसे राज्यसभा से लोग आते हैं, लोकसभा से लोग आते थे, इन लोग क्या होते हैं, इन लोग जनता के द्वारा यानी कि नागरिकों के द्वारा एक चुना हुआ क्या होते हैं, एक मंत्री परिषद होता है, मंत्री होते हैं, जिसको भेजा जाता है कहाँ, ये राष्ट्रपति का चुनाव में भेजा जाता है और वो चुनाव देते हैं। इसी को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसी को कहा जाता है। ओके, डायरेक्ट मतलब जनता नहीं देती है, वो किसी मतलब चुन के किन्हीं को और भेजते हैं और वो देते हैं, चुनाव वोट देते हैं। ओके, अब हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति की जमानत राशि, यानी जब राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति जब चुनाव में खड़ा होता है तो क्या करता है, उसके लिए एक नियम होता है कि 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है आरबीआई को। जैसे 15,000 रुपये क्या करता है, जमानत राशि, यानी कि उसको जमा करना पड़ता है। और ये उसमें ये मतलब एक कंडीशन रहता है कि अगर 600 का वोटिंग हो रहा है, मान लीजिए कि आप 600 वहां पर वोट है, ठीक है, तो उसमें क्या है 1/6 बोले तो 100 वोट, यानी कि अगर आप लोग खड़े हुए हैं वोटिंग में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप अगर खड़े हुए हैं, तो अगर 600 वोट है वहां पर कुल मिला के, तो उसमें से आपको 1/6 यानी कि 100 वोट आपको लाना है। अगर आप इससे नीचे आ गए, तो आपका जमानत राशि क्या होगा, जब्त हो जाएगी, हो गया। लेकिन हाँ, आप कहेंगे भाई तो जमानत राशि 15,000 ही है, लेकिन 15,000 यहाँ है, लेकिन एक राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव में खड़ा हुआ उसके लिए सबसे बड़ा इज्जत प्यारी होता है और एक सम्मानित होता है, यानी कि व्यक्ति के रूप में क्या करते हैं देखा जाता है। तो उसका अगर वहां पर 100 से भी कम लाए, अगर उसका जमानत राशि इसी वजह से मतलब ले लिया जाए, उसका नहीं मतलब वापस किया जाएगा, तो एक अपमान होगा। इसके लिए क्या बोलते हैं, मतलब जो निर्धारित है 1/6 है, इससे अधिक वोट लाना ही पड़ता है, यानी कि उसके लिए उसका एक मतलब अभिमान का एक क्या कहा जाए, एक बात है और सम्मान की बात है, तो वो करेगा। ओके, ये हो गया आपका। अब आर्टिकल हम लोग देखेंगे 55। आर्टिकल 55 में दिया है, इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं, यानी कि से एक कोटा इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए कि 1/6 लाना था, ठीक है, अब 3 लोग 3। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 55 देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 55 में दिया है कि इसको राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं, यानी जो हुआ है ऊपर, यानी इसको राष्ट्रपति कोटा कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन, जैसे 1/6 लाना था, अगर 1/6 में 100 वोट लाना आपका जरूरी है, अगर नहीं लाते हैं तो आपका 15,000 क्या होगा, जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान ली 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 3 सदस्य खड़ा हुए हैं, ए और बी और सी, ओके, ये तीनों खड़ा हुआ, लेकिन तीनों लोग क्या किए, एक आदमी मान लीजिए 90 वोट लाए, एक आदमी 96 लाए, एक आदमी 5 वोट लाए, इसे मान लीजिए साधारण। तो इसमें भी देखिए तीनों का क्या है, कोटा एक जो है उसका नीचे ही है, जो दायरा 1/6 का दायरा है, यानी सभी लोग नीचे ही है, सबका जमानत राशि जब्त है। लेकिन फिर भी इसमें कौन जीतेगा, ये 96 वाला, यानी इसमें भी जो अधिक होगा वही आदमी जीतेगा। ओके, ये इसमें दर्शाया गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में दिया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष तक होता है उसका। अगर बीच में आकस्मिक किसी का जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी प्रकार के मतलब विपदा के कारण, या फिर किसी भी प्रकार से उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, तो उस टाइम में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होते हैं जो 6 महीने तक वो मतलब वहां पर आएंगे उनके स्थान पर, और 6 महीने तक वो कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, 6 महीने के अंदर ही दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव मतलब होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और राष्ट्रपति का नियुक्ति होना चाहिए 6 महीने के अंदर, ये मैक्सिमम टाइम दिया गया। ओके, हाँ, अब आर्टिकल देखेंगे 57। आर्टिकल 57 में दिया गया है एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि एक ही राष्ट्रपति, यानी इससे हम एक बार खड़ा हुए हम जीते, फिर दोबारा हम भी
कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए हम आयोग मतलब योग्य हैं, यानी आर्टिकल 57 के अनुसार। ओके, हम दोबारा खड़ा हो सकता है। लेकिन अब तक का जो पहला व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं, अब तक कोई दोबारा नहीं हुए हैं। ये पहला व्यक्ति है जो कि दोबारा हुए। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं कि दोबारा होने वाले राष्ट्रपति नियुक्ति में मतलब कौन व्यक्ति है, ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD। तो उसमें अगर राष्ट्रपति अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आते हैं तो उसको आप ट्रिक कर सकते हैं। तो इन सभी आपका ये रहा आपके सामने। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल, तो हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग आर्टिकल 58 देखेंगे। आर्टिकल 58 देखेंगे, इसमें क्या है, योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसके बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि क्या योग्यता होना चाहिए एक राष्ट्रपति की, जो मतलब राष्ट्रपति बनने योग्य हो, उसकी इसमें चर्चा की गई है। ओके, बताया गया कि पहला इसमें दिया गया वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का एक नागरिक होना चाहिए, उसे नागरिकता मतलब भारत की मिल होनी चाहिए उसके पास। तो ये हो गया। अब दूसरा दिया इसमें 35 वर्ष आयु, यानी कि जो आयु है राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक चलेगा लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब तीसरा दिया है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि लोकसभा के जो मतलब नियम है यानी उसमें जो बनने की योग्यता वो योग्यता की इसमें होनी चाहिए, ये राष्ट्रपति में होनी चाहिए, यानी जो लोकसभा में होगा योग्यता वो भी होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में ये है कि जैसे 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और इसमें क्या है नागरिक होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक तो होना चाहिए इसमें भी। ओके, 25 वर्ष होना चाहिए, इसमें आएंगे तो 35 वर्ष मांगेगा। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें चौथा में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। प्रस्तावक बोले तो यानी कि जैसे कि आपके साथ 50 संसद में जैसे 50 मंत्री ऐसे होने चाहिए जो आपकी सहमति करे, यानी कि आप राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आपका सहमत करे, आपका सहयोग करे कि हाँ आप राष्ट्रपति बनिए, हम लोग सहयोग करते हैं। वो क्या करे, प्रस्तावक होना चाहिए, यानी कि प्रस्ताव को रखे आपके बदले में, आपके द्वारा यानी आपके बदले में वो प्रस्ताव रखे 50 लोग। ओके, और 50 लोग क्या होना चाहिए, अनुमोदक, यानी कि वो सहमति करे। हाँ 50 लोग बोल रहे हैं तो 50 लोग सहमति भी होनी चाहिए, यानी 50 लोग, यानी कि 50 लोग बोला हाँ आप ठीक है, यानी कि आप बन सकते हैं। इस प्रकार से सहमति 50 लोग करना चाहिए, यानी करेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में दिया है दशाएं या फिर शर्तें, दशाएं यानी शर्तें, यानी कि शर्त क्या क्या होनी चाहिए एक राष्ट्रपति को बनने के लिए। ओके, यानी कि जैसे कि पहला दिया कि पागल तथा दिवालिया ना हो, यानी पागल बोले तो जैसे कि आप जानते हैं पागल जो हो जाएगा व्यक्ति मतलब दिमाग स्थिति से यानी कुछ करने लायक नहीं रहेगा तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या है इसमें कि दिवालिया जैसे कि कोई कर्ज ज्यादा ना लिया हो, 10-5 हजार रुपया कोई लेता है तो आदमी चलता है, लेकिन मान लीजिए करोड़ों अरबों ले लिया पैसा और वो आदमी राष्ट्रपति बनने जाएगा तो क्या होगा, वो नहीं बन सकता है। ओके, ये आपका आर्टिकल 59 में दर्शाया गया, कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें लाभ के पद पर ना हो, यानी लाभ बोले तो जैसे कि आपके कोई मतलब नौकरी ना कर रहे हो, यानी सरकारी जॉब अगर कर रहे हैं आप तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए आप योग्य नहीं है। ओके, तीसरा इसी में दिया है संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, यानी कि जो संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, उसकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर है तो राष्ट्रपति बनने से पहले यानी शपथ लेने से पहले आप क्या करेंगे, उस पर मतलब इस्तीफा दे देंगे, उससे छुटकारा पा लेंगे। ओके, तब जाकर के आप राष्ट्रपति का पद ले सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं संसद मंडल के, आप ये विधानमंडल के परिषद में क्या है, आप एक सदस्यता है, यानी आप है उसमें नेता है, कुछ भी है, मंत्री है, तो क्या है कि वहाँ रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव लड़ने के बाद जीत गए हैं तो वहाँ का जो इस्तीफा देना पड़ेगा और इसके बाद राष्ट्रपति का जो शपथ है तब आपको ग्रहण करना है। ओके, और आर्टिकल 60 में देखेंगे शपथ, यानी कि जो राष्ट्रपति की जो शपथ होता है, जैसे आप चुनाव जीत गया ये हो गया तो क्या करें, शपथ होगा राष्ट्रपति का होता है, तो उसका जो शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो मुख्य न्यायाधीश है कार्यकर्ता वो क्या करेंगे, ये मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलाने मतलब कार्य करेंगे। ओके, ये आर्टिकल 60 के तहत बताया गया है। अब हम लोग इसके बाद अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 61 को। तो ऐसे ही क्लास में आप लोग बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, और अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।